दोस्तों, आज की कहानी है उपाय। आज हिमांशी बहुत खुश है, हो भी क्यों ना। आज कितने दिनों बाद उसे लंबी छुट्टी मिली है, क्योंकि ट्रांसफ़र होकर बिजनौर आने के बाद हिमांशी ने कई बार हफ्ते भर की छुट्टी लेने का प्रयास किया, पर छुट्टी नहीं मिली थी। इस बार उसके बॉस छुट्टी मांगते ही दे दी, तो हिमांशी जैसे हवा में उड़ती हुई बिजनौर से मेरठ पहुंची थी। सुबह नाश्ता कर हिमांशी अपनी स्कूटर पर सहेलियों से भेंट करने निकल पड़ी थी, तो पीछे से माँ चिल्लाकर बोली थी, अरे बेटी, जल्दी लौटना, तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। हिमांशी की मित्र मंडली बहुत बड़ी है और उसकी सभी सहेलियां उसे बहुत पसंद करती हैं। उसे देखते ही सब चल पड़ी। सहेलियों ने ऐसा घेरा कि उसे दुर्गेश को फोन करने का भी मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाई और फिर एकांत में जाकर दुर्गेश को फोन किया। उसका फोन पाते ही वह भी उछल पड़ा, अरे हिमांशी, तुम बिजनौर से कब आई? आज सुबह ही सुनो, तुम बैंक से छुट्टी ले लो और अपनी पुरानी जगह पर आ जाओ। वहाँ बैठते ही, ठीक है, तुम पूछो, मैं आता हूँ। हिमांशी पार्किंग में अपना स्कूटर लॉक कर जैसे ही गेट पर पहुंची, उसने देखा कि दुर्गेश ऑटो से उतर रहा है। दूर से ही हाथ हिलाता दुर्गेश पास आया तो दोनों रेस्तारा के एक केबिन में जा बैठे। बैठते ही दुर्गेश ने प्रश्न किया, और सुनाओ, कितने बॉयफ्रेंड बने? मान गए तुमको? जवाब नहीं। तुम्हारी इतने दिन कैसे रहा? तबीयत कैसी थी? मन लगा कि नहीं? यह सब कुछ पूछने के बजाय मुंह खुला भी तो बॉयफ्रेंड की खोज खबर करने के लिए निहाल हो गई। महत्व। दुर्गेश भी गुस्से में था। मैं ही कौन अच्छा था? यहाँ गुस्से में तमक कर दुर्गेश बोला, तुमने कितनी बार पूछा, अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि बिजनौर में जिम्मेदारियां के साथ साथ काम भी बहुत है। प्रमोशन पर गए तो दायित्व ज़्यादा हो गई। वैसे ही हिमांशी, तुम्हारे जाने के बाद अब मुझे उस शहर में सब कुछ सूना सूना लगता है। मुझे भी वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। क्या तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ नहीं हो सकता? मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी काम बनते बनते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। अचानक गंभीर होकर दुर्गेश बोला। हिमांशी हंसकर कहा, बहुत समय गुजार लिया, अब कहो, तुम अपनी माँ से हमारी शादी के बारे में खुलकर बात करोगी या नहीं? घूम फिर कर मैं कई बार माँ से कह चुकी हूँ, पर तुम तो जानते हो कि वह कितनी रूढ़िवादी हैं। जाति पात की बेड़ियाँ तोड़ने को कतई तैयार नहीं है। देखो, अगर तुम अम्मा की आज्ञा ना ले पाए तो मेरे लिए बस 2 ही रास्ते हैं। या तो सबको ठेंगा दिखाकर मैं तुमको घसीट कर अदालत में जाऊं और वहीं शादी कर लूं, नहीं तो मेरे घर वाले जिसको भी चुने उसके साथ फेरे ले लूं। पर डार्लिंग, संतोष का फल मीठा होता है। अभी ऐसा कुछ मत करो, मैं देखती हूँ। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। तुम्हें तो 2 वर्ष हो गए, पर आज तक दिखा ही नहीं पाए। कुछ घूमते फिरते 7 दिन बीत गए, पर चाहते हुए भी हिमांशी माँ से अपनी शादी की बात नहीं कर पाई। उसने भाभी से बात की भी तो भाभी ने यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे तबादले से अम्मा का मिजाज बिगड़ बैठा है। वह फौरन समझेंगी कि ठाकुर का बेटा ने योजना बनाकर तुम्हें यहाँ से हटाया है। इससे सही उम्मीद भी हाथ से जाती रहेगी। 3-4 महीने और गुजरने दो, तब बात करेंगे। वैसे भी ननद जी, प्रेम के मजबूत बंधन इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। हिमांशी बिजनौर लौट आई। वह यहाँ अपनी दीदी के घर में रहती, पर दीदी की दशा देखकर उसे बड़ी दया आती है। असल में आराधना दीदी से उसका लगाव बचपन से। अम्मा जी चाहती भतीजी अपनी बुआ के पास आकर रहती। बड़ी होकर
हिमांशी जब अपने मामा के घर आती है, आराधना दीदी उसका खूब ध्यान रखती थी। जीजाजी तो बहुत ही अच्छे हैं, दीदी का ख्याल भी। अपनी माँ और छोटे भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाते, चाहे वह उनकी पत्नी पर कितना भी अत्याचार क्यों ना होता हो। जीजाजी के दो भाई और भी दोनों संपन्न हैं, बड़े बड़े घर में रहे हैं। दोनों के पास और उनकी पत्नियां आराधना दीदी की तरह मुंह बंद कर सारे अत्याचार नहीं सह सकती। माँ बेटे के मुंह खोलते ही उनके स्थान पर खड़ा कर देती, क्योंकि आराधना दीदी सीधी है, सब सह लेती और जीजा जी भी कुछ नहीं कहते। सो दोनों माँ बेटा वहाँ डेरा डाले रहते। माँ ने खाली हाथ आराधना का ब्याह नहीं किया था, मोटा दहेज दिया था, फिर भी उठते बैठते ताने और गालियाँ ही मिलती है। दोनों माँ बेटे दिन भर बैठे रहते, टीवी देखते, एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीते। बेचारी आराधना दीदी काम करते करते बेहाल हो जाती, उस पर दोनों के हुक्म चलते ही रहते। आराधना दीदी पर हिमांशी जान छिड़कती है, उनकी यह दशा देखकर वह बौखला उठती है। तब दीदी शांत करती हैं। दीदी पर भी उसे गुस्सा आता है कि वह बिना विरोध के सारे अत्याचार क्यों सहन करती है। एक दिन सर उठा दे तो माँ बेटे को अपनी जगह का पता चल जाएगा, पर दीदी घर में क्लेश के भय से चुप रहती है। दीदी का देवर अभी तक कुंवारा बैठा है, एक तो ऐसा व्यवहार, उस पर बड़े बड़े बाल और मुंह में गुटखा भरे एकदम लफंगा दिखता था, ऊपर से हमारा गर्दी तो देखते ही हिमांशी जल भून जाती है। अचानक हिमांशी ने महसूस किया कि लफंगा अब कुछ ज्यादा ही उसका ख्याल रखने लगा है। सुबह में काम पर जाते ही उसे छोड़ने के लिए जिद करता। हिमांशी आतंकित हो उठती, क्योंकि इन सब बातों का साथ मतलब कि वह लफंगा हिमांशी को फंसाना चाहता है। दीदी की सास भी अपनी कर्कश आवाज को नरम करके बेटी बेटी करने लगी। हिमांशी को खतरे की घंटी सुनाई दी। उसे रात सब लोग खा पी कर सोए हुए थे, तभी मौका पाकर मुकेश ने उसे छेड़ने की कोशिश की। हिमांशी को समझते देर ना लगी, वह तुरंत उठी और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी। इतने में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पता चला कि मुकेश की खूब पिटाई और कुटाई हुई। सुबह उठकर आराधना की सास लोगों से बात ही करती कि मेरा छोटा बेटा बहुत मेहनती है, काम करते समय उसको मधुमक्खी ने काट लिया, इसलिए उसका मुंह सूजा हुआ है। फिर हिमांशी की तरफ मुड़कर बोली, हिमांशी बेटा, मैं इतना काम करती थी कि सब देखकर हैरान होते थे। मेरी सास कहती थी कि अरे थोड़ा आराम कर लो, मरेगी क्या। काम करते करते अब तो कमर दर्द ने अपाहिज बना दिया है। और अपनी दीदी को देखो, इतनी सुस्त कि 10 मिनट के काम को 2 घंटे लगा देती है। यह सुनकर हिमांशी की आत्मा जल उठी। स्वादिष्ट खाना कड़वा हो गया। 2 दिन के लिए हिमांशी फिर घर आ गई तो दुर्गेश का गुस्सा और भी बढ़ा हुआ पाया। भाभी से रूठते हुए बोला, भाभी तुम कुछ नहीं कह रही हो, माँ जी को समझाओगे। माँ जी टेढ़ी खीर है भैया, फिर देखते हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भी पिघलाना होगा, देखती हूँ कब तक सफलता मिलती है। हिमांशी खाली हाथ लौट आई थी। इधर घर में दीदी की सास देवर की खातिरदारी का आतंक व आराम से अपने गेस्ट हाउस में रह सकती थी, पर माँ की डांट, दीदी के आंसू, जीजाजी का आग्रह, जाए तो जाए। कभी कभी हिमांशी को लगता है कि वह वहाँ से भाग जाए। उस दिन ऐसे ही भारी मन से ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि मोबाइल बज उठी। क्या कर रही हो? लंच में निकल पाओगी? निकल लूँगी, पर जाऊँगी कहाँ? तुम्हारे ऑफिस के सामने पार्क है, उसमें आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। दुर्गेश तुम यहाँ बिजनौर में कैसे? मैं भी अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है जनाब, और पिछले 1 सप्ताह में मैं यही हूँ। और मुझे नहीं बताया तो बता तो दिया, बाकी बातें मिलने के बाद। इतना कहकर दुर्गेश ने फ़ोन रख दिया। हिमांशी का समय मानो काटे नहीं कट रहा था। लंच के समय उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली और पार्क पहुंच गई। दुर्गेश खड़ा था, दोनों कोने की एक सीट पर जा बैठे। बर्फी पानी रख दिया गया
तो दुर्गेश ने गिलास उठाया, पानी का घूंट गले के नीचे उतरकर बोला, और सुनाओ, क्या हाल है? जनाब, अभी तो बेहाल था, पर अब तुम्हारे आने से हाल सुधर जाएगा। हिमांशी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कुंवारा रहकर तुमको इसी तरह रिझाता रहूंगा। अब मैं अपने घर वालों को ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। तुम हमारी शादी को गंभीरता से ले लो, कुछ उपाय करो। दुर्गेश बोला, विश्वास करो मेरा, मैं जल्द ही कुछ करूंगी। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ मेरी, लेकिन मुझे लगता है तुम पर विश्वास रखकर मुझे कुंवारा ही बूढ़ा होना पड़ेगा। यह सुनकर हिमांशी का मुंह उतर गया। छोड़ो इन बातों को, यह बताओ आराधना दीदी, बच्चे व जीजाजी कैसे हैं? दीदी पर तरस आता है। सास देवर ने मिलकर उनके जीवन को नरक बना दिया है। जीजाजी दुखी तो होते हैं, पर बोल कुछ नहीं पाते। इतने में बर्फी आई और चाय के साथ पकौड़ा का ऑर्डर भी ले लिया। कुछ दिनों से घर में बड़ी अजीब सी बात हो रही थी। मैं परेशान हूँ। क्या हुआ दुर्गेश? जब मैं यहाँ आई थी तो दीदी के साथ साथ मुझे भी उसके सास के ताने मिलते थे, और अब अचानक दीदी की सास मुझ पर जान छिड़कने लगी है। समझ गया। दुर्गेश बोला, अरे वाह, तुमको अपनी बहू बनाना चाहती है क्या? वो असंभव। दुर्गेश, मुझे लगता है कि मुसीबत के साथ मेरा गठबंधन हो गया। इतने परेशान क्यों हो रही हो? और क्या करूं? कितनी बार तुमको समझाया था कि चलो कोर्ट मैरिज कर ले, पर तुम सबकी आज्ञा आशीर्वाद पारंपरिक विवाह की जिद पर अड़ी हो। अभी भी मान जाओ तो मैं कल ही अर्जी लगा दूं। नहीं, कागज का पति बनना मुझे पसंद नहीं। पारंपरिक ढंग से विवाह, हंसी ठिठोली, आशीर्वाद, इन सब का मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। भले ही ऊपर से बहुत आधुनिक दिखता हूँ, पर मुझे अब यहाँ शब्द भी मत कहना। बैठे रहो मेरे इंतजार में, या अपने घर वालों की पसंद से कहीं और शादी कर लो। मैं तुमको इतना समय दे दिया, अब तुम भी मुझे थोड़ा समय दो। हिमांशी घर लौटी तो उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर में ही थे। दीदी की सास का कमरा भी उसे बंद दिखे। आज दीदी की चाय नाश्ता मुझे देखकर हिमांशी को लगा कि वह खूब रोई है। गुड़िया चाय ले, दीदी कुछ हुआ है क्या? दीदी के मुंह खोलने से पहले उसकी सास आ गई। बहू अपने बहन से बात की। आज पहली बार देखा कि माँ की बात को बीच में काटते हुए जीजाजी ने पत्नी की तरफ मुंह खोला। काम से थक कर लौटी है, दम तो लेने दो। इसे कौन से पहाड़ ढोने पड़ते हैं? चाय पीते पीते बात कर लो। देखो माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जिस घर से एक बेटी लाई हो वे अपनी दूसरी बेटी नहीं देंगे। वह सब परंपरा अब नहीं मानी जाती। फिर कौन सा यह सगी बहन है? इसके घर में कोई तैयार ना हुआ तो तेरी सास इसकी सगी बुआ है। रिश्ते के लिए उनसे दबाव डलवा। जीजाजी भड़के। बेटा के लिए मतलब ब्याह नहीं हुआ तो क्या आराधना को मार डालोगी? जीजाजी बोले, हिमांशी मान जाओ, दोनों मिलकर आराधना का जीवन नरक बना देंगे। आराधना दीदी बोली, हार जीत नहीं। अगर मुकेश के साथ मेरे बहन का ब्याह हुआ तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। मैं अपने बहन का जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। आप अपनी भाई को नहीं जानते हैं क्या? दूसरे दिन छुट्टी के बाद हिमांशी फिर दुर्गेश से मिली और उसे पूरी बात बताई। थोड़ी देर बाद दुर्गेश बोला, यार तुम्हारी समस्या वास्तव में गंभीर हो गई है। अच्छा, तुम्हारे जीजाजी काम क्या करते हैं? इंडिया में यूनिट इंचार्ज हैं। वहाँ के जनरल मैनेजर तो मेरे जीजाजी के दोस्त हैं। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, पर अब होगा। रोज का उनके घर आना जाना है। रास्ता मिल गया, अब तुम देखते जाओ। हिमांशी दुर्गेश से मिलकर घर पहुंची तो सन्नाटा ही मिला। दीदी का बुरा हाल था, बिस्तर पर रो पड़ रही थी क्योंकि उसकी सास बार बार दबाव बना रही थी। आराधना के दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने कहा कि मेरी बहन की किसी और से प्यार करती है और वह जल्द ही शादी करने वाली है। शादी की डेट भी पक्की हो गई है,
25 मई। लड़का भी उसकी तरह नौकरी करता है, लफंगा और लोफर नहीं है। आराधना की सास की बोलती बंद हो गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।